नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए पीवाईक्यू हैं उनको जो है धीरे धीरे हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि तथ्यों की बार बार रिवीजन हो सके। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली डीटेट एलएसपी के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी हिंदी केवीएस की परीक्षा हो या फिर एनवीएस की परीक्षा हो या ईएमआरएस में होने वाली परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एलपीटी ग्रेड या फिर यूपीएसआई की परीक्षाओं में भी काफ़ी मददगार प्रश्न रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज नामक जो पुस्तक लिखी गई उसके लेखक पूछा हुआ है कौन है? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा या उदय नारायण तिवारी? तो सही आंसर है हमारा रामविलास शर्मा। भाषा और समाज लेखक के जो पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा जी है, तो ध्यान रखना है। 1961 में ये प्रकाशित हुई रामविलास शर्मा जी द्वारा। एक बहुत ही जो है बड़े आलोचक और हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं रामविलास शर्मा जी, तो ये ध्यान रखना है। मार्क्सवादी समीक्षक और भाषाविद और कवि के रूप में ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला ग्रंथ है, एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखा गया। तो ध्यान रखना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये ध्यान रखना है भाई, कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में निम्नलिखित में से उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। और इसमें जो है मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का प्रयोग किया है? मध्य देशीय अवहट का प्रयोग किया गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब वेदा शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? यानी कि अभिधा जो शब्द शक्ति, हमारी शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है ये पूछा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो अभिधा शब्द शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। कौन कौन से? जो कि हम पढ़ते हैं, रूढ़ शब्द, रूढ़ और यौगिक और साथ ही जो है योग रूढ़। इन तीनों प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा। तो ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न, एक पंक्ति दी गई है और ये दिया गया, पूछा गया है कि इस पंक्ति में जो है कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग की गई है? तो उपयुक्त दोहे में क्या है? रूढ़ा लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, लक्षण लक्षणा है या सारूप्य लक्षणा है? कच समेटी करी भुज, उल्टी खई जिस पर डारिका को मन बांधे न बांधनी हारी। तो इन पंक्तियों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है लक्षण लक्षणा दी गई है। तो बिहारी के इस दोहे में जूड़ा बांधती हुई नायिका का चित्रण है। जूड़ा बांधती हुई यानी कि अपने बालों को संवारती हुई, जूड़ा बांधती हुई नायिका का चित्रण इसमें किया गया है इस दोहे के माध्यम से। इसमें मन बांधने का मुख्यार्थ बाधित होता है, क्योंकि मन कोई वस्तु नहीं उसे बांधा जा सके, यहाँ लक्षणार्थ है। तो लक्षण दिखाया गया है, मन को अपने आसक्त करना, यहाँ बांधने का मुख्यार्थ बिल्कुल छूट गया है। तो अतः लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई? रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा जो है किस आधार पर हुई ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, रीति संप्रदाय की जो प्रतिष्ठा है वो गुण के आधार पर हुई। वामन जी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, तो ध्यान रखना है रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा गुण के
आधार पर हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने जो है जितने रसों की संख्या बताई है उतनी ही स्थायी भावों को बताया है। तो उन्होंने जो है रस की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रस की संख्या इन्होंने 8 मानी है, और 8 ही जो है इसके स्थायी भाव की संख्या मानी है। तो 8 ही स्थायी भावों का उल्लेख किया है और भरत मुनि जी ने, और 8 ही इन्होंने रस माने हैं। तो ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है, जिसमें आप ध्यान रख सकते हो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह और भय, जुगुप्सा और विस्मय। ये सभी जो है स्थायी भाव है 8, जो कि भरत मुनि ने माने हैं, उनका उल्लेख इन्होंने किया है। तो ध्यान रखना है। और 10 गुण और 10 दोषों का उल्लेख इन्होंने किया है। 10 गुण माने हैं और 10 ही इन्होंने दोष की संख्या मानी है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और 4 अलंकारों की संख्या मानी है। तो भरत मुनि से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही जो है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको बार बार रिवाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या जितनी रसों की संख्या होती है उतनी ही हमारे स्थायी भावों की संख्या होती है। हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। आंसर हो जाएगा हमारा 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या मानी है और स्थायी भाव का कितनी स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो आंसर हो जाएगा 8। और लेकिन स्थायी भावों की संख्या पूछी जाए तो 9, यानी कि रसों की संख्या पूछी जाए मूल रूप से तो 9 मानी जाती है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय और निर्वेद। और वैसे तो 11 है भाई, अलग अलग विद्वानों के अनुसार 2 और अन्य मान लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतकरण की प्रवृत्ति के चित्र का नाम कविता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। अंतकरण की प्रवृत्तियों की चित्र का नाम कविता है, ये बताया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो ध्यान रखना है, ये द्विवेदी जी की पंक्ति है। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दे दी गई है कि कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति। किसने कहा? कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति इसके द्वारा कहा गया। तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता को अंतकरण के वृत्तियों का नाम दिया है, लेकिन कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता द्वारा कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया? कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की 2 कोटेशन, 2 कथन आप लोगों ने देख लिए हैं, तो इनको याद रखना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? रस के संबंध में कहा है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। तो ये भी कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है निम्नलिखित में से किसको कविता का सबसे बड़ा गुण बताया? अलंकार को, रस को, या फिर जो है शब्द शक्तियों को? कि इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, रस को कविता का सबसे बड़ा गुण बताने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत जाति को कवि की जिलाती रस सुधा के योग से। मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। तो ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा कही गई? मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से। ये पंक्ति निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी की है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई? तो आप सभी को पता है, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसको 4 भागों में प्रकाशित कराया गया। और इन 4 भागों के नाम आपको भी ध्यान रखना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर,
उसके बाद है बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इस प्रकार से आपको इन चारों आत्मकथा चारों भागों को नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है। तिरस्कृत रचना के रचनाकार मोहनदास नैमिषारण्य है। अनन्या से अनन्या रचना के रचनाकार प्रभा खेतान है। झूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाथ से लिखा रमणी का गुप्ता जी ने। तो ध्यान रखना है कि हाथ से ये लेखक जो है रमणिका गुप्ता है, झूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अनन्या से अनन्या लिखा है उपन्यास प्रभा खेतान जी ने, लेकिन तिरस्कृत जो है मोहनदास नैमिषारण्य ने नहीं लिखा। तिरस्कृत नामक जो ये ग्रंथ है ये सूरजपाल चौहान जी का है, तो ये ध्यान रखना है। किसका है? सूरजपाल चौहान का। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रामचरितमानस में कितने कांड है? आप सभी को पता है रामचरितमानस अवधी भाषा का एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जो कि जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, तो ये ध्यान रखना आपको। और उन 7 कांडों के नाम भी आपको रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि क्रमानुसार लगाने का प्रश्न पूछा जाता है। रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है हमारा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, और जो है छठा लंका कांड, और जो है अंत में हमारा उत्तर कांड। तो इस प्रकार से इन 7 कांडों को रिवाइज करते रहना है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड में ज्ञान और भक्ति का विशिष्ट विवेचन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 61। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में ही। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है निम्नलिखित में से ध्यान रखनी है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल जी एक प्रगतिवादी कवि रही हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी से ये जो है पंक्ति ली गई है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह है। कौन कौन से? तो देखते हैं भाई। हे मेरी तुम काफी बार पूछा जाता है। हे मेरी तुम, ये आएगा भैया। हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे। मार प्यार है भाई, मार प्यार के थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा। तो ये सभी रचनाएं जो है, सभी काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल जी के हैं, जो कि एक प्रगतिवादी कवि रही हैं। हे मेरी तुम जो सिलाई तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं काफी इम्पोर्टेंट काव्य रहा है केदारनाथ अग्रवाल जी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक कीर्ति आत्मकथा संबंधी नहीं है। ये हमें देखना है। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा संबंधी रचना नहीं है? सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु, मेरे साथ जन्म। तो सहचर है समय एक आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर, और जो है मेरे साथ जन्म, ये सभी की सभी आत्मकथाएं संबंधी रचना है। लेकिन अग्नि सेतु नामक जो रचना है ये आत्मकथा नहीं है, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित एक जीवनी है। किस प्रकार की रचना है ये जीवनी विधा की रचना है। और बंगला के विरोधी कवि नजरुल इस्लाम की ये जीवनी है। कौन सी? अग्नि सेतु। और मेरे साथ जन्म जो आत्मकथा है वो हंसराज रहबर की है। सहचर गोविंद मिश्र चित्त की, और यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ये भी सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मल जैन की कीर्ति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर है। निर्मल जैन की कीर्ति कथा समय में 3 हमसफर नाम से जो लिखी गई, उसमें 3 हमसफर कौन कौन है
ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। एक तो कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियवदा। ये तीन हमसफर जो है, तीन हमसफर में तुम्हें देखने को मिलते हैं। निर्मला जैन की कीर्ति कथा समय में तीन हमसफर कृष्णा शोभती जी का नाम आता है। कृष्णा शोभती। और साथ ही मनु भंडारी और उषा प्रियवदा। तीन हमसफर है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां भी देख लेते हैं यहाँ पर। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप, विधाय, रस, सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, साथ ही हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये सभी रचनाएं निर्मला जैन की है, आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की धार्मिक अभिव्यक्ति है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बताना है। ये किसका कथन है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये कहा है कुंवर नारायण जी ने। तो ध्यान रखना है, कुंवर नारायण जी का ये कथन है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे शतक में आने वाले कवि कुंवर नारायण जी का है। इनके द्वारा रचित काव्य कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। चक्रव्यूह, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1956 प्रकाशन वर्ष। परिवेश, हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, 1993, इन दिनों 2002 के अंतर्गत आने वाला काव्य है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, आप सभी को पता है। राहुल सांस्कृत हिंदी साहित्य के आदिकाल जो काल रहा है हमारा, शुरुआती काल हिंदी साहित्य का, तो इस काल के नामकरण में काफी विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। नामकरण में विवाद रहा है। किसी ने जो है आदिकाल को शीत सामंत काल कहा है, तो किसी ने आदिकाल कहा है, किसी ने बीजवपन काल कहा है, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, या फिर किसी ने जो है आधार काल का नाम दिया है। तो आदिकाल को आदिकाल भी नाम दिया है, किसने दिया है, तो ये सभी तथ्य हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पर पूछा गया है, आदिकाल को जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने क्या नाम दिया है, तो सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। और चारण काल नाम दिया है आदिकाल को, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और सभी आदिकाल के जितने भी नामकरण है वे आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से अवश्य ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन जी है आदिकाल को। और अन्य यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नामकरण दिए गए हैं आदिकाल के, तो ये हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। चारण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधुओं ने, वीर गाथा काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। और संधि काल का नाम दिया है, आदिकाल को संधि काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल का नाम दिया है, वही दो भागों में बांटा है इन्होंने आदिकाल को, संधि और चारण काल। तो ये कहा है रामकुमार वर्मा ने। केवल चारण काल का नाम आ जाए तो नाम आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी का, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। संधि एवं चारण काल यहाँ पर दे भी रखा भी मैंने देखा नहीं, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। यह श्याम पराजय की भय की संचय की भर गई तिमिर से ये सुने गलियारे, इनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है, तो ये ध्यान रखना है, अंधायु की ये पंक्तियां है। यह श्याम पराजय की संशय की भर गई तिमिर से ये सोने गलियारे, इनमें बूढ़ा झूठा भविष्य झलक याचक सा भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। तो ये पंक्ति जो है अंधायुग
की पंक्तियां हैं। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। अंधायुग इसके और अन्य काव्य ग्रंथ भी है धर्मवीर भारती जी के, जैसे कि ठंडा लोवा 1952, कनूपरिया 1959 और 7 गीत वर्ष 1959। देशांतर भी इन्हीं के काव्य ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए ही लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की ये परिभाषा निम्नलिखित में से जो है कृष्ण देव उपाध्याय जी द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा कृष्ण देव उपाध्याय जी द्वारा दी गई है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ लोक साहित्य की भूमिका है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किससे हुआ? नाटकों से हुआ, तो ये ध्यान रखना है। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा की जो का परिवर्तन है किस विधा से हुआ, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है नाटक विधा से जो है आधुनिक गद्य साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसका है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो परिवर्तन है वो नाटकों से हुआ, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित कराया नामक एक पुस्तक लिखी है, एक ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। कई बार पूछ लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सप्तक में से एक भी कवयित्री शामिल नहीं है? यानी कि 4 सप्तक निकल कर आए थे प्रयोगवाद के अंतर्गत। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी रहे हैं। अज्ञे जी ने ही इन सप्तकों का संपादन किया था। अज्ञे जी ही संपादक के रूप में जो है आगे रहे, तो अज्ञे जी का नाम आएगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 माना जाता है। फिर जो है दूसरा सप्तक आया था 1951 में, तीसरा सप्तक आया था 1959 में और चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1979 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पूछा गया हमारे प्रश्न में कवित्री शामिल नहीं है। इन सभी सप्तकों में जो है 7 कवियों को शामिल किया गया और जो है इन 7 कवियों के अंतर्गत 3 सप्तक तो ऐसे रहे जिनमें कवित्री भी शामिल रही, लेकिन जो है एक ऐसा सप्तक भी रहा जिसमें एक भी कवित्री को शामिल नहीं किया। तो वो कौन सा है? तो हमारे वो है तार सप्तक। तार सप्तक में सभी कवि ही रहे हैं, कवि ही शामिल हुए हैं, कवित्री नहीं है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं एक बार। तार सप्तक 1943 में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया। सप्तकों में 7 कवियों का समूह जैसे कि रामविलास शर्मा, अज्ञे जी, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और नेमिन चंद्र जैन, तो ये सभी के सभी हमारे तार सप्तक के कवि हैं और इनके अंतर्गत जो है एक भी कवित्री को शामिल नहीं किया। जैसे कि तार सप्तक में एक भी कवित्री नहीं थी भाई, और दूसरे सप्तक में हमारी आई थी। दूसरे सप्तक में कौन कवित्री शामिल हुई, जो कि 1951 में संपादित किया था दूसरा सप्तक, तो शकुंतला माथुर जी का नाम आता है दूसरे सप्तक के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। और तीसरे सप्तक में जो कवित्री थी उसका नाम है कीर्ति चौधरी। और चौथे सप्तक के अंतर्गत बाद में जो है सुमन राजे जी का नाम आता है। सुमन राजे जो कि 1979 में आया था। इस प्रकार से जो है सभी सप्तक के
अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कवित्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तीनों सप्तकों में मैंने आपको कवित्री का नाम बता दिया है, तो ध्यान रखना है। दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी और चौथे में सुमन राजे, और चार सप्तक में एक भी कवित्री का नाम शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गरम राख किस सन में प्रकाशित हुआ? उपेंद्र नाथ जी का जो उपन्यास है गरम राख, ये कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशन वर्ष से भी संबंधित एक दो या प्रश्न अवश्य ही आजकल परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं, 2-3 भी पूछे जा सकते हैं। पिछले DSSB के अंतर्गत जो है प्रकाशन वर्ष से संबंधित कम से कम 3 से 4 प्रश्न हमें देखने को मिले थे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आती हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखना। तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का 1957। तो उपेंद्र नाथ एस का जो उपन्यास है गरम राख, ये प्रकाशित हुआ 1957 में। आगे बढ़ते हैं। गरम राख नामक उपन्यास 1957 में प्रकाशित हुआ, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। अस्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अस्क जी की, जैसे सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना। शहर में घूमता आईना भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1963 बांधो न नाव इस ठाव, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। 1973 उसके अलावा नमीशा आदि जो है इनके उपेंद्र नाथ अस्क जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। गरम राख उपन्यास का प्रकाशन 1957 में हुआ, और यह रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71। कबीरदास जी में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीरदास जी में जो रहस्यवाद पाया जाता है और अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण रहा, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यानी कि जो रहस्यवाद की भावना है, रहस्यवाद की प्रवृत्ति है, वो कबीरदास ने कहाँ से ली? तो सूफियों से जो है, ऐसा माना जाता है सूफियों से उन्होंने रहस्यवाद को ग्रहण किया है। कबीर को संत काव्यधारा का प्रथम कवि भी माना जाता है, और इनकी भाषा को सुतुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक कहा है? तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबरस के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला वजी जो है सबरस के रचनाकार हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो कमलेश्वर जो है निम्नलिखित में से किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कमलेश्वर जी ने जो है सारिका नामक पत्रिका का संपादन किया। तो ध्यान रखना है, 2005 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया, और 2003 में इन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में की गई। तो ध्यान रखना है। 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेसली, कौन थे वहाँ के गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड वेल्लेसली। तो ये ध्यान रखना है। वेल्लेसली की अध्यक्षता में जो है 10 जुलाई 1800 को वेल्लेसली के गवर्नर जनरल थे, जब उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कोलकाता में। प्राच्य विद्या व भाषा
के अध्ययन का ये केंद्र बना। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि व के अंग्रेजी पुस्तकों का भी अनुवाद हुआ। और अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।